आर्य जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जीएसटी जो है उसकी रेट घटा दी गई हैं और आज से वो नई रेट एप्लीकेबल हैं। आज यानी 22 सितंबर से। अब इसके जो हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर जितने भी स्टेट की जो एग्जामिनेशन है, स्पेशली मेंस और इंटरव्यू में इससे आपको कितनी डायमेंशन पूछी जा सकती हैं या क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या अचीव करना चाहता है। यानी आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक ऐसा टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है। किसी भी वस्तुओं तथा सेवाओं के ऊपर जो है ये टैक्स लगता है, तथा ये वस्तुएं तथा सेवाएं जब इनके ऊपर टैक्स लगता है और जब ये मार्केट में आकर के बिकते हैं प्रोडक्ट, तो उससे सरकारों को आय होती है और वो होने वाली आय जो है सरकार अपने वेलफेयर के जो काम हैं तथा अन्य जो काम हैं उसमें इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया क्यों गया। यानी जब हम 1999 2000 के दशक के आसपास जब हम बात करते थे आर्थिक सुधारों की, तो उस समय जो है देश में आर्थिक सुधारों के तौर पर टैक्सेशन सिस्टम में कैसे सुधार किए जाएं और हमारी टैक्सेशन की जो व्यवस्था है उसको कम जटिल कैसे बनाया जाए, उसको जो है तकनीकी आधारित कैसे बनाया जाए, उसमें इंसानों का जो इंटरवेंशन है, मैन्युअल इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, उसको कैसे कम किया जाए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट को जो है कैसे लाया जाए, तथा इसके साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटी तथा जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कैसे ग्रोथ की जाए, उसके बारे में विचार होते थे। तो करीबन 2003 में इस एक कमेटी की जो मतलब गठित की गई, उस कमेटी ने जो है वो जीएसटी रेट या जीएसटी बेस्ड टैक्स सिस्टम को लागू करने के बारे में बात कही। जब हमने जीएसटी लागू करने के बारे में जो है स्टेट से विचार विमर्श किया, तो उस समय कई सारे स्टेट जो कि मतलब जो केंद्र सरकार थी, उस केंद्र सरकार के अपोजिट पार्टी वाली जो राज्य सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने कई प्रकार के मतभेद सामने आते थे। फेडरलिज्म के मुद्दे पर कौन कौन टैक्स किस तरीके का लगा पाएगा तथा वो रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होंगे अगर उनको कोई प्रकार का नुकसान होता है तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा, क्या वो जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं में या संविधान का जो हम अमेंडमेंट लाएंगे उसमें भी जो है वो चीजें लिखी जाएंगी कि नहीं। इस प्रकार की जो है शक या सस्पिशन या डाउट स्टेट के बीच में रहता था। आपको पता है जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसी एक लार्ज व्यवस्था लाई जाती है तो पूरे देश को जो है एक प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम में बांध लिया जाता है, यानी पूरा का पूरा देश आपका एक मार्केट बन जाता है। अब वो मार्केट तो आपका बन गया, लेकिन उस मार्केट जब बनता है तो इसका मतलब यह है केंद्र तथा राज्य अपनी जो टैक्सेशन के पावर्स हैं उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। यानी कुछ पावर स्टेट अपना छोड़ता है और कुछ पावर सेंटर अपना छोड़ता है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक भावना के तहत जो है सारे मिल करके, यानी सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सेंटर मिल करके जो है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जहां पर वो काउंसिल बनाई जाती है जिसको जीएसटी काउंसिल कहते हैं। वो अब डिसाइड करती है किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, कितने सारी स्लैब्स होंगी, कोई कंपेंसेशन दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करना है तो वो कैसे चेंज किया जाएगा। यानी आपकी टैक्स की जो सॉवरेनिटी है, टैक्स लगाने की जो सोल पावर है आपकी, उसको जो है अब आपको अन्य देश के साथ में, यानी अन्य प्रदेशों के साथ में तथा हमारे पूरे देश की व्यवस्था के साथ में उसको चलना पड़ेगा। तो एक ये व्यवस्था उस समय करी गई। तो जीएसटी के बारे में बहुत सारी जो हैं वो चर्चाएं चली, स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो है इसके बारे में चर्चा चली, और आर्थिक सुधारों के तौर पर भारत को कैसे पूरे विश्व के सामने पेश किया जाए, एक जीएसटी सिस्टम लागू करने की जरूरत हुई। 2017 में यह सिस्टम लागू हुआ। जब यह सिस्टम लागू हुआ तो उस समय हमने कई प्रकार के टैक्स स्लैब्स रखे। टैक्स स्लैब से मतलब यह है 0% का टैक्स कई सारी चीजों पर, 5% का टैक्स कई अन्य चीजों पर, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28% टैक्स। इस प्रकार से 5 स्लैब बनाई गई जो सिन गुड होते थे और जिनको गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करना चाहती थी, यानी ये प्रोडक्ट लोग कंज्यूम ना करें तो बढ़िया है, तो उनके ऊपर जो है हायर मात्रा में टैक्सेस लगाए गए।
ऐसा क्यों किया गया कि एक कोई भी चीज जो कि चाहे वो राजस्थान में बिके, चाहे वो दिल्ली में बिके, चाहे वो तमिलनाडु में बिके, चाहे वो वेस्ट बंगाल में बिके, उसका एक ही जो है वो टैक्सेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से भारत एक कॉमन मार्केट या पूरी की पूरी इकोनॉमी एक कॉमन इकोनॉमी के तौर पर जो है वो उभर करके आए। आपको पता है आर्थिक सुधारों के तौर पर जीएसटी को इसलिए भी प्रमोट किया जाता है, जब अगर मान लो कोई भी इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो जो है जीएसटी की पूर्व की व्यवस्था में ये देखता था कि कौन से स्टेट में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स कम है, मैं वहां पर जाकर के जो है अपना उद्योग लगाऊं। हालांकि उसको कई सारी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कई सारे ऐसे स्टेट जो कि पिछड़े हुए थे, लेकिन वहां पर मान लो अगर टैक्सेशन थोड़ा सा कम था तो इन समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता था। जब जीएसटी टैक्स लगा और मार्केट पूरा एक तरह से एक ही मार्केट हो गया, तब आपका वो जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर था टैक्सेशन का वो हट गया, और आप अगर इन्वेस्टर हैं और कोई से भी स्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका केवल और केवल डिसीजन उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर पर ही आधारित होने लगा। इसलिए भारत में जो है एक कॉमन मार्केट को एस्टेब्लिश करने के ऊपर चर्चा हुई, और वो कॉमन मार्केट जीएसटी के सिस्टम के द्वारा 2017 में एस्टेब्लिश हो गया। यानी आर्थिक सुधारों के तौर पर उसको कैसे देखा गया, उसकी आपको मैंने 2 पॉइंट बताए। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं जीएसटी जैसे टैक्स सिस्टम यानी बहुत ही बड़ी व्यवस्था को लागू करना, ये उस सरकार के भी कमिटमेंट को भी दर्शाता है, जहां पर सरकार ब्रॉडली इन्वेस्टर फोकस्ड है, और कैसे इन्वेस्टर आकर के यहां पर इन्वेस्ट करें, लोगों को जो है वो कम असुविधाओं का सामना करना पड़े और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहां पर वो बढ़े। क्योंकि एक प्रोडक्ट की अगर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होंगी तो आपस में जो है सामानों की चोरी भी सामने आएगी। जैसे आप अगर अभी भी देखते होंगे कई सारे ऐसे आइटम जो कि टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी के बाहर हैं, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्पेशली आपके एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्कोहलिक प्रोडक्ट का मतलब ये है, या फिर टैक्स जो ये जीएसटी सिस्टम से बाहर है हमारा पेट्रोलियम, उससे मतलब ये है कि अगर आप जिस स्टेट में जीएसटी इन जिस स्टेट में टैक्सेस इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर या एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कम है, तो उनकी बॉर्डर पर जो है लोग इस स्टेट जिसके की ये टैक्सेस ज्यादा हैं वो लोग यहां पर जाते हैं, या अन्य प्रकार के जैसे जो हैं तस्करी भी सामने आती है। यानी चीप ब्रांड पे या चीप मार्केट प्राइसेस की शराब ला करके या अल्कोहलिक प्रोडक्ट ला करके आप हायर टैक्सेस वाले जो मार्केट हैं वहां पर बेचना चाहते हो। कई बार जो है जैसे हम गए और हमें किसी भी अन्य स्टेट में जहां पर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम है, हम उसमें जाकर के भरना प्रीफर करेंगे, न कि हमारे या किसी और ऐसे स्टेट में जहां पर की टैक्सेशन की रेट थोड़ी ज्यादा हो। तो एक तरह से ये मार्केट का फ्रेगमेंटेशन भी होता है अगर आप जीएसटी जैसा एक कॉमन टैक्स नहीं रखते हैं। तो जीएसटी सिस्टम लाया गया। अब लाया गया तो उस समय 5 टैक्स के स्लैब जो मैंने बताया 0, 5, 12, 18 और 28% रखे गए। वो इसलिए भी रखे गए क्योंकि स्टेट जो हैं वो एक कॉमन एंगल पर आने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय जो भी टैक्सेशन की रेट इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हुआ करती थी वो काफी ज्यादा हुआ करती थी, और अगर सरकारें मान लो उसको एकदम से घटा देती तो फिर जो है रेवेन्यू का लॉस होता, और केंद्र सरकार को इन राज्य सरकारों को जो है कंपेंसेशन के तौर पर वो भी राशि देनी पड़ती। इसलिए जो है ये 5 स्लैब की व्यवस्था की गई। इस 5 स्लैब की व्यवस्था में धीरे धीरे जो है कई प्रकार के विवाद सामने आने लगे, जहां पर कोई भी एक प्रोडक्ट अन्य अन्य कैटेगरीज में भी डिफाइन होने लगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है पॉपकॉर्न का। यानी पॉपकॉर्न अगर आप अलग अलग परिस्थितियों में खा रहे हैं तो उसका जो है आपको कभी 5% टैक्स ब्रैकेट में, कभी 12%, कभी 18% का भी टैक्स उसी पॉपकॉर्न पर आपको देना पड़ रहा है। अगर पराठे बने हुए हैं, रोटी बनी हुई है, तो उसमें भी जो है कैसे टैक्सेशन के डिस्प्यूट हैं, इस प्रकार के डिस्प्यूट सामने आए। तो इन व्यवस्थाओं से निजात पाने के लिए सरकार ने जो है अब जाकर के डिसीजन लिया, सारी सरकारों ने मिलकर के जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया कि क्यों नहीं हम इन 5 स्लैब को घटा करके अब 2 स्लैब्स पर ले आए। यानी
0%, 5%, 12%, 18% और 28% को अब आप घटा करके जो है दो स्लैब पर, जिनमें 5 और 18, ये केवल दो ही टैक्सेशन की रेट और शून्य तो है ही, प्लस एक ऐसा सिन टैक्स जो कि वो प्रोडक्ट जिनको कि सरकार डिस्करेज करना चाहती है, हाई एंड लग्जरी गुड्स जो कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी श्रेणी में 40% को रखा गया, और जो है 12 और 28% की टैक्स स्लैब को जो है एक तरह से नष्ट या रिमूव करने के बारे में विचार हुआ। अब ये सिस्टम जो आज से लागू किया गया है और जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम संबोधन में यह भी कहा कि अब जो है वो टैक्सेशन का बचत उत्सव है, यानी जो प्रोडक्ट पहले 12%, 18% के ब्रैकेट में हुआ करते थे, उनको अब टैक्स में घटा करके 0 या 5% की श्रेणी में लाया गया है। जो प्रोडक्ट जो हैं 28%, सो करीबन करीबन 350 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइसेस अब घटाई गई हैं। तो मार्केट में आप देख रहे होंगे, कई सारे न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते होंगे तो एड्स आ रहे हैं कि चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर के ऑटोज हो, चाहे वो 3 व्हीलर के ऑटोज हो, चाहे वो ट्रैक्टर्स क्यों ना हो, इन सब की प्राइसेस जो हैं अब वो कम से कम भी नहीं तो 50 लाख, 50,000, 1 लाख के आसपास जो है घट रही हैं। इसी तरीके से रोजमर्रा की चीजें, चाहे वो मिल्क, चाहे वो खाना, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज, टूथपेस्ट, ग्रोसरी के सामान, इनके भी प्राइसेस अब कम होंगे। कम क्यों होंगे? क्योंकि ये पहले हो सकता है 12%, 18% की श्रेणी में थे, अब इनका जो है या तो 5 या फिर 0% की श्रेणी में आ गए। हेल्थ का इंश्योरेंस ला करके 0% कर दिया गया, मेडिसिन 12 से घटा करके 0 या 5% में ला करके खड़ी कर दी, कृषि के उपकरण 0 या 5% में ला करके खड़े कर दिए, ट्रैक्टर के टायर्स, यानी सब चीजें जो कि किसानों के, उद्योग धंधों के, आम आदमी की जरूरतें की चीजें थी, अब उनको घटा दिया गया है उन टैक्स रेट को। यानी पहला प्रयास किया गया, यानी हम जो वो 5 स्लैब थी जहां पर क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट हुआ करते थे प्रोडक्ट के, अब वो वहां से हट चुके हैं और अब नए क्लासिफिकेशन में डिस्प्यूट काफी कम हो जाएंगे। दूसरा, पूरे देश को जो है एक मार्केट बनाने में ये रेट जो कि 2 ही स्लैब हैं और ज्यादा त्वरित गति से कैसे काम कर सकती है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हम अब बात करेंगे ये जो चीजें हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, यानी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकती हैं। आपको पता है थोड़े दिनों पहले इनकम टैक्स की स्लैब को भी चेंज किया गया था तथा 12 लाख से जो नीचे के सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, अब उनको जो है कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तथा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि जीएसटी की व्यवस्था है उसमें अब घटा टैक्सेस को जो कम किया गया है, टैक्सेस की स्लैब्स को कम किया गया है। उसकी वजह से एक अनुमान के मुताबिक पूरे के पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स होंगी। 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर सिटीजन्स के हाथ में जाएंगे तो वो क्या करेंगे आपको पता होगा, यानी जो बचत होगी उसको अन्य प्रोडक्ट्स खरीदने में, जो बचत होगी उसको अपने बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करने में, जो बचत होगी उसको अपने खाने का जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंप्रूव करने में, इनमें भी जनता इस्तेमाल करेगी। जब इसमें जनता इस्तेमाल करेगी, यानी अन्य प्रोडक्ट के जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में भी जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो अपने आप जो है चीजों के कंजम्पशन बढ़ने की वजह से कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां पर जनरेट होंगी। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी को कैसे डेवलप किया जाए, यानी ये जो चीजें ज्यादा कंजम्पशन होगा उस कंजम्पशन की भरपाई कौन करेगा, यह जो है वो एमएसएमईज को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एग्जॉर्ट किया है, मोटिवेट किया है कि आप बनाएं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस गोल पर काम करें, वोकल फॉर लोकल रहें, यानी लोकली जो है उन चीजों को प्रोड्यूस करें और भारत की जितनी भी संभावनाएं हैं उन अवसरों को, उन संभावनाओं को आप फुलफिल करें। तो एक काम इससे यह होगा, यानी जब बचत होगी तो अन्य सेक्टर्स में, अन्य कैटेगरीज में कंजम्पशन बढ़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य लोगों का इंप्रूव होगा, स्वास्थ्य का बीमा इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से लोगों की जो उत्पादकता है
जो स्किल्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आने की एक कोशिश होगी। दूसरा, जब आप इस तरह के सुधार करते हो, इसका मतलब है आपने प्रोडक्ट की रेट ही नहीं बढ़ाई, आपने एक मैसेज भी दिया है कि भैया हमारे यहां पर इन्फ्लेशन जो है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में आ जाएगी। जब आप करीबन 450 की दैनिक दिनचर्या की चीजों को सस्ता करोगे तो आपकी महंगाई दर तो जो है वो कम से कम आपकी इंप्रूव होगी। सीपीआई हो या डब्ल्यूपीआई, दोनों इन्फ्लेशन अब अगर कंट्रोल में और ज्यादा आती हैं तो उससे सीधा मैसेज जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो कि आरबीआई तथा सेंटर के जिसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उनको आप एक सीधा सा मैसेज दे रहे हो कि आप जो हैं इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है या आपकी 2 से 4% की जो ब्रैकेट है उसी की रेंज में अगर है तो आप जो हैं वो रेट कट कर सकते हो। और जब रेट कट होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी इजीली अवेलेबल होती है। बैंक्स जो हैं किसी को फंड प्रोवाइड करते हैं तो सस्ते दरों पर फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसका सीधा जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है वो ईएमआईज पर होता है। यानी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंक को लोन देता है उसकी रेट अगर कम हो जाएगी तो बैंक जो कि अन्य आदमी को लोन देते हैं उनकी भी रेट कम होगी। तो इंसानों की जब ईएमआई कम हो जाएगी, कॉरपोरेशंस की जब ईएमआई कम होगी तो लोगों की जो बचत है वो और बढ़ेगी। और वो बचत यानी वो सेविंग्स जब होंगी तो उस सेविंग का इस्तेमाल हो सकता है वो ही लोग वापस से या तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में यूज करेंगे या उसको जो है बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट करके करेंगे। उसकी वजह से बैंक्स के पास फंड जो है उसकी कमी नहीं रहेगी, वहां पर भी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी और वो फिर और सस्ती दरों पर हो सकता है अन्य लोगों को लोन प्रोवाइड करें। जब म्यूचुअल फंड में निवेश होगा तो हमारा स्टॉक मार्केट के द्वारा, हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके द्वारा, ये जो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उनको सेकेंडरी मार्केट से जो है वो फंड की प्राप्ति होगी, जहां पर वो कंपनीज इस पर्टिकुलर चीप मनी के बेसिस पर अपने जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को जो है एक्सपेंड कर पाएंगी। इसको इस ऐसे समझिए, एक कंपनी को अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स जो हैं वो या तो ट्रेड इन करती है। जब हमारे पास पैसा है जो कि हमारा या तो जीएसटी के द्वारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में जो कटौती हुई उसके द्वारा, या फिर जो है हमारी ईएमआई के द्वारा अगर हमें कोई भी बचत होती है तो हम उन कंपनीज के शेयर्स में हमारा पैसा अगर लगाते हैं तो उन कंपनीज को जो है वो पैसा अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने में यूटिलाइज हो जाता है। इसके कारण उनको बैंक से या अन्य मीडियम से पैसा खरीदना नहीं पड़ता और वो पैसा जो है उनके ऊपर ज्यादा डेट की समस्याएं खड़ी नहीं करता। तो उन कंपनियों के ऑपरेशंस भी एक्सपेंड होते हैं इस प्रकार से, यानी जीएसटी घटाने के या कई प्रकार के आर्थिक सुधार करने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट इस तरीके से आते हैं इकोनॉमी में। आपका दिमाग खुलना चाहिए, यानी आप जब भी कोई भी टॉपिक के बारे में बात करें तो आप ऐसे समझिए 1200 शब्द का जो ऐसे है, जो कि यूपीएससी के पेपर नंबर 1 में जो ऐसे का होता है ना, पेपर नंबर 1 उसमें आता है 1200 शब्द का एक ऐसे, उसको लिखने लायक रहें। इतना सोचें, इतने सारे पॉइंट को पकड़ें कि आपको उस ऐसे को लिखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, तब जाकर के आपका मेंस हो चाहे आपका इंटरव्यू हो वो सुपर क्लास होगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। एक तीसरा फायदा करने की कोशिश क्या की जा रही है ऐसे जो जीएसटी कट होते हैं। तीसरा फायदा कोशिश ये है कि आप जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करोगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कब प्रमोट होगी, यानी आप मार्केट में जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की रेट में जब कटौती करोगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस को आप घटाओगे, तो इसका मतलब है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन प्रोडक्ट की प्राइसेस भी मार्केट में कम होंगी। इसका मतलब है आप ग्लोबल या डोमेस्टिक सप्लाई में जो हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो भी प्रतिशत है उसको आप बढ़ाने के ऊपर जो है सपोर्ट कर रहे हो। यानी एक पेन आपने बनाया, इस पेन में बनाने में आपको जो भी खर्चा लगा, इस कॉर्पोरेट जिसने भी आपका पेन बनाया है उस कॉर्पोरेट को अगर कम टैक्स देना पड़ रहा है,
उस कॉरपोरेट को जो टैक्स पेन बनाया उसमें इनडायरेक्ट टैक्स अगर उसको कम देना पड़ रहा है, इसका मतलब अपने आप इस पेन की मार्केट प्राइस कम हो गई। तो जब ये मार्केट प्राइस कम हो गई तो मार्केट में भी ज्यादा बिकेगा। हो सकता है हम जो है निर्यात में और ज्यादा अब कैपेबल हो जाएं। ये पेन जब जहां पर मान लो हो सकता है 10 रुपए का बन के तैयार हो रहा था, अब अगर इन टैक्सेशन को घटाने के कारण मान लो 8.5 रुपए में ही हो रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट अब विदेश में 8.5 रुपए का ही एक तरह से भेजोगे। और उसके ऊपर अगर कोई देश टैरिफ लगा रहा है तो उसका प्रभाव कम होगा, बजाय कि वो 10 रुपए का पेन पहले हुआ करता था। एक तरह से आप ग्लोबल सप्लाई चेन या डोमेस्टिक सप्लाई चेन में हमारी जो भूमिका है उसको आप बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो एक ये भी सीधा सीधा मैसेज है। चौथा मैसेज अगर आपसे पूछे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ये कहें कि सर हम प्रोसेस ड्रिवन जो रिफॉर्म है, यानी हम प्रोसेसेस को कैसे और इंप्रूव करें जिसकी वजह से यहां पर ब्यूरोक्रेटिक जो डिलेज होते हैं उनको हम कम कर पाए। यानी सरकार एक बहुत बड़ा मैसेज दे करके ये जो छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उसमें कैसे आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, भले ही चाहे वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो बोर्ड जो संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं चाहे उनको भंग करके, जहां पर सरकार जो है वो ज्यादा मात्रा में बैठी हो उससे अपने आप को कम करके, जहां पर सरकार कम मात्रा में बैठी हो कम रेगुलेशन है वहां पर अपनी मात्रा को बढ़ा करके। तो ये काम जब सरकार करेगी तो अपने आप प्रोडक्ट के रिफॉर्म के साथ में प्रोसेस के भी रिफॉर्म होंगे, और जब प्रोसेस के रिफॉर्म होंगे तो आपको पता है देश के आर्थिक सुधारों में एक कितनी बड़ी आप जो हैं वो पुश डाल रहे हैं, यानी आर्थिक सुधारों को आप कितना ज्यादा तेज कर रहे हैं। यहां पर भी आपको ये पॉइंट और टॉपिक समझना चाहिए। इसलिए अगर इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में कोई सुधार होते हैं तो उससे इकोनॉमी को ये मैसेज दिया जाता है। जब आपकी इकोनॉमी में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो उसका सीधा फायदा आपको आपकी कंपनियों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, उस कंपनीज के द्वारा जो यूटिलाइज किया गया आपका कैपिटल है वो कैपिटल भी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी, या वो कैपिटल जब रिटर्न करना पड़ता है तो आपके डोमेस्टिक जो लोगों ने पैसा लगाया है उन्हीं का वेल्थ क्रिएशन होता है, यानी बाहर भेजना नहीं पड़ता पैसे को। तीसरा, जब आप यहां पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पेटेंट फाइल करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो प्रोसेस ड्रिवन रिफॉर्म करते हैं। और जब आप ये चीजें करके किसी भी प्रोडक्ट को स्केल पे बनाते हैं तो आपकी जो लागत होती है उस प्रोडक्ट की वो भी उस स्केल के कारण कम होने लग जाती है। तो जब भारत के कंपनियां ऐसे करेंगी तो वैश्विक मार्केट पर उनकी वाही वाही होगी और भारत का भी झंडा लहराएगा। ये काम जो है इस प्रकार के आर्थिक सुधारों से डायरेक्ट इंपैक्ट के साथ में हमेशा इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। यानी अगर डायरेक्ट इंपैक्ट के बारे में हम बात करें कि केवल कंजम्पशन को ही बढ़ाएगा, वो ही नहीं, इनडायरेक्ट इंपैक्ट इसके क्या पड़ेंगे वो मैंने आपको समझाने की भी यहां पर कोशिश की है। इसलिए आज ही जाकर के अपना कॉपी खोलिए, पेन से लिखिए। अगर आपको ऐसे लिखना है यूपीएससी में भी तो उसमें लिखिए 1200 शब्द आप इस जीएसटी और उसमें सुधारों का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप नहीं लिख पाए तो आप मेरे को बताइएगा, अगर आप लिख दें तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे YouTube पर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने वो 1200 शब्द का जो यूपीएससी का ऐसे है वो हमने लिखा है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में आपके मल्टीपल जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी दिमाग में आ रहे हैं, अगर आप उनका आंसर नहीं दे पाए जो मैंने आपको समझाया तो आप फिर हमें कहें कि सर इस चीज को हमें समझ में नहीं आया, कृपया हमें समझाइए। हमारा YouTube, हमारा टेलीग्राम और हमारी एप्लीकेशन इन सब चीजों के लिए बनी है जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, आपकी ऐसे लिखने की, आपकी GS3 जो यूपीएससी का पेपर है जिसमें इकोनॉमी का सेक्शन आता है उसमें आपको इस टॉपिक के साथ में मदद करने की, आपके जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के जो इंटरव्यूज हैं उनमें कैपेबिलिटी को एनहांसमेंट करने की ही हमारी जो है वो मंशा है। इसलिए आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके जो है इस तरीके के ऑडियो फॉर्मेट में भी जो हम कंटेंट लाते हैं उसमें भी हम आपको इन चीजों के बारे में विभिन्न डायमेंशन के साथ में बताते हैं, उनको भी आप रोजाना फॉलो कर सकते हैं।
आर्य जंक्शन पे आपका धन्यवाद। थैंक यू।